हाय बच्चों, ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं हरे कृष्ण महतो उत्कर्वित मध्य विद्यालय दुर्गापुर से। चलिए आज का भाग हम लोग पढ़ते हैं। आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 4। पाठ का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इंग्लिश में कहेंगे प्ले विथ नंबर्स। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में किस तरह के प्रश्न हम लोग को मिलेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस पाठ से हम लोग क्या क्या सीखते हैं। इस पाठ में हम सीखेंगे 1 नंबर गुणनखंड तथा गुणज, 2 नंबर सीखेंगे हम लोग अभाज्य तथा भाज्य संख्याएं, 3 नंबर सीखेंगे सार्वक गुणनखंड और सार्वक गुणज, 4 नंबर सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसका 2 भाग है, क नंबर भाग महत्तम समापवर्तक और ख नंबर भाग में हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तीय। तो इस तरह से हम लोग इस पाठ का जो मूल सीखने का उद्देश्य है, इन बिंदुओं पर हम लोग इस पाठ में अध्ययन करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस पाठ में कुछ परिभाषाएं हैं जिसको जानना जरूरी है। गुणनखंड की परिभाषा जानेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर्स। इसकी परिभाषा है वे सभी संख्याएं जो एक दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं उस संख्या का गुणनखंड कहलाते हैं। माने कोई संख्या अगर यदि किसी संख्या को विभाजित कर रहा है तो विभाजित करने वाली सभी संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जैसे 11 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 11। 11 एक ऐसा संख्या है जो 1 और 11 से ही विभाजित होता है, तो ये इसका गुणनखंड हो गया 1 और 11। इस प्रकार हम लोग 15 का गुणनखंड देखेंगे तो क्या होगा? 1, 3, 5 और 15। यानी 1 भी, 3 भी और 5 और 15, ये चारों संख्याएं 15 को विभाजित करती है, इसीलिए ये चारों संख्याएं 15 का गुणनखंड होगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे 20 का गुणनखंड। तो 20 का गुणनखंड क्या क्या है? 1 से भी 20 भाग लगेगा, 2 इसे भी 20 भाग लगेगा, 4 इससे भी 20 को हम विभाजित कर सकते हैं, 5 इससे भी 20 का विभाजित होगा, 10, 20। इस तरह से यहाँ पर जो 6 संख्याएं हैं 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये सभी संख्याएं 20 को विभाजित करती है, इसीलिए 20 का गुणनखंड क्या क्या होगा? ना 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। इस तरह से हम लोग विभिन्न संख्याओं का गुणनखंड पता कर सकते हैं और पता करके उसको लिख भी सकते हैं। इसको भाग देके भी हम लोग निकाल कर पता कर सकते हैं कि कौन संख्या किससे किससे भाग लगती है। अब इसमें हमको थोड़ा सा याद रखनी है। क्या याद रखना है? चलिए देख लेते हैं कि इन्हें याद रखें। क्या याद रखना है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। एक जो है कोई भी संख्या हो उसका गुणनखंड होता है। दूसरा नंबर क्या है? प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। जो संख्या हम कहते हैं वो स्वयं का गुणनखंड होता है। 3 नंबर है किसी संख्या का गुणनखंड हमेशा प्राकृत संख्या होता है, माना पूर्ण संख्या नहीं होता, यानी शून्य नहीं होता, बल्कि वो प्राकृत संख्या में ही होता है। 4 नंबर है किसी संख्या का गुणनखंड हमेशा उस संख्या से कम या बराबर होता है। कि इस संख्या का जो गुणनखंड होता है उस संख्या से कम होगा, ये उस संख्या का बराबर होगा, मतलब उस संख्या से अधिक नहीं हो सकता है। ये हमको ख्याल रखना है कि इस संख्या का अगर हम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो संख्या से अधिक उसका मान नहीं होना चाहिए। 5 नंबर कह रहा है कि किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। कोई भी संख्या होता है उसका गुणनखंड सीमित होता है, असीमित नहीं होता है। तो इस तरह से इन 5 बातों को हम याद रख करके आसानी से गुणनखंड को समझ सकते हैं और इस पाठ को हम आगे बना सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं गुणज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल्स। इसका गुणज का शाब्दिक अर्थ होता है गुना से बनने वाली संख्याएं, अर्थात गुना से जो संख्याएं बनेगी वो गुणज कहलाता है। परिभाषा हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि किसी संख्या को 1, 2, 3, 4 आदि से गुना करने पर प्राप्त परिणामों को गुणज कहते हैं। कोई भी संख्या यदि उसको हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से किसी संख्या से गुना करते हैं तो जो मेरा गुणनखंड प्राप्त होगा उसका जो परिणाम आएगा वह गुणज कहलाएगा। आगे इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका गुणनखंड हम लोग देखते हैं, 2 का गुणज क्या क्या होगा? 2 गुना 1, 2, 2 दूने
4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, इस तरह आगे बढ़ सकते हैं। यानी 2 का गुणज हमारा क्या क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, 8 हो रहा है, 10 हो रहा है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो 12 होगा, 14 होगा, आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका गुणज जो है काफ़ी लंबा बनते जाएगा। इस तरह से हम 3 का भी गुणज देख रहे हैं, यहाँ क्या क्या है, 3 1 कम 3, 3 दूने 6, 3 तिरका 9, 3 4 12, 3 5 15, इस तरह आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसका गुणज जो है आगे बढ़ते जाएगा। यानी हम यहाँ 3 का गुणज कर सकते हैं, 3 6 9 12 15 18, इस तरह बढ़ते जाएगा। यानी 3 को किसी संख्या से गुना करने पर जो परिणाम प्राप्त होगा वो 3 का गुणज कहलाएगा। 2 को किसी संख्या से गुना करने पर जो परिणाम आएगा वो 2 का गुणज कहलाएगा। इस तरह से किसी भी संख्या को जब किसी संख्या से गुना करने पर जो परिणाम आता है वो उसका गुणज कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग पहाड़ा जो पढ़ते हैं टेबल, यानी वो भी एक तरह का गुणज है और वो गुणज के रूप में ही लिखा हुआ होता है। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग इसके बारे में कुछ याद रख लेते हैं। क्या याद रखना होगा, चलिए 1 नंबर देखते हैं। प्रत्येक संख्या समय थोड़ा यहाँ लिखने में भूल हुई है, समय का गुणज है, माने अपने का गुणज है। प्रत्येक संख्या समय का गुणज होता है। 2 नंबर है, किसी संख्या का गुना उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। माने किसी भी संख्या को अगर यदि हम गुना करते हैं तो वो संख्या के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा, कम नहीं हो सकता है। 3 नंबर हम लोग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि किसी संख्या के गुणजों की गिनती अर्थात संख्या असंख्य होती है। किसी संख्या को जो गुणज करते रहेंगे, माने जितना बार गुना करेंगे, जिस संख्या से गुना करेंगे उसका गुना आगे तरफ बढ़ते जाएगा। इसीलिए इसको बोला गया है उसकी गिनती जो होती है कोई निश्चित नहीं होती है, असंख्य होता है। उसको हम लोग जितना गुना करेंगे आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इन 3 चीज़ों को ख्याल रख कर गुणज को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ आगे और कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो केवल एक और समय से पूर्णतः विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। माने एक से और अपने आप से 2 ही से अगर वो भाग लगती है तो उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे 2 3 5 7 11 13, इस तरह की संख्याएं जो है केवल एक से भाग लगती है और अपने आप मतलब समय से भाग लगती है, तो इस प्रकार की संख्याओं को कहा जाता है अभाज्य संख्या। यानी साफ भाषा में कह सकते हैं कि एक और समय को छोड़ करके दूसरी किसी संख्या से यदि भाग न लगे तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, उसको लेकर हम लोग आते हैं। जैसे एक यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग घर में घेरा हुआ है, यानी हम सीधे भाषा में ख्याल रखेंगे कि एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, दोनों में से किसी में नहीं है। एक भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। आगे जितनी सारी संख्या यहाँ गोल गोल घेरी हुई है सबको हम लोग यहाँ देखेंगे अभाज्य संख्या को ही घेरा हुआ है। जैसे 2 अभाज्य है, इसमें एक माने काफ़ी रहस्य बात है कि 2 सम है फिर भी वो अभाज्य है। प्रश्न ही पूछता है कि ऐसी एक अभाज्य संख्या लिखिए जो सम है, इसका आंसर होगा 2। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जितनी सारी घेरी हुई संख्याएं सब क्या है, अभाज्य संख्याएं है। यानी 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 25 है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है भाज्य संख्या। इसका दूसरा और एक नाम है, 2 नाम है, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी इसको कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग कॉम्पोजिटिव नंबर। इसकी परिभाषा है क्या है कि वे संख्याएं जो केवल एक और समय के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित है भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग अभाज्य में क्या देखें कि एक और समय से वो भाग लगता है, बाकी किसी से नहीं लगता है, लेकिन भाज्य में उसका विपरीत कि एक और समय के अलावा मैंने इसको छोड़ करके और अगर किसी संख्या से विभाजित होती है तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं 4 6 8 9 10 12 14 15, तो ये सभी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ये एक और समय को छोड़कर दूसरे से भी भाग लगती है। आगे देखते हैं हम लोग विषम संख्या, ओड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है। माना 2 से जो संख्या भाग नहीं लगती है उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1
3, 5, 7, 9, 11, 13। तो इस तरह से हम लोग 2 से विभाजित नहीं होने वाले संख्याओं को कहते हैं विषम संख्या। अब हम लोग जानेंगे आगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। मतलब 2 से जो संख्या भाग लगती है उसका हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो ये सब सम संख्या है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो 2 से भाग लगती है तो उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो बच्चों आगे हम लोग और भी कुछ परिभाषाएं हैं जिसको जानना जरूरी है, उसके पश्चात हम लोग अभ्यास में जाएंगे। अब देखिए सह अभाज्य संख्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे को प्राइम नंबर। इसकी परिभाषा क्या है कि 2 संख्याओं के युग्म सह अभाज्य कहलाते हैं यदि उनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। यानी 2 संख्या हम लेंगे और उसके बीच में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, अगर एक से अधिक कुछ भी न आवे, यानी एक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं आवे, तो वैसी दोनों संख्याएं को प्राइम नंबर अर्थात सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 11, 2 और 11 के बीच में अगर हम उभयनिष्ठ करेंगे यानी गुणनखंड में तोड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ आएगा यानी कॉमन आएगा। इसीलिए ये 2 और 11 जो है सहअभाज्य संख्या है। इस प्रकार से 8 और 15 भी सहअभाज्य संख्या है, 5 और 9 भी सहअभाज्य संख्या है। इस तरह से हमें और भी चीज़ जानने की जरूरत है। जैसे अभाज्य युग्म, इसको हम लोग दूसरा नाम कहते हैं जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम। इसकी परिभाषा है अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य कहलाता है। जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या है 3 और 5, 3 और 5 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 5 और 7 इसके बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 11 और 13 इसके बीच भी 2 ही का अंतर है। तो इस तरह से जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है उसे अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य और अंग्रेजी में कहेंगे तो ट्विन प्राइम संख्या कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अभाज्य त्रिक, इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्राइम ट्रिपलेट। इसका परिभाषा है 3 लगातार अभाज्य संख्याओं के समूह जिनके बीच 2 का अंतर होता है अभाज्य त्रिक कहलाता है। मैंने 3 अभाज्य संख्या होना चाहिए और उसके बीच में अंतर जो होगा वो 2 ही का होगा। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है 3, 5 और 7, तीनों के बीच में देखिए बीच में अंतर केवल 2 ही है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग अभाज्य त्रिक को भी समझ सकते हैं कि 3 संख्या होनी चाहिए और वो अभाज्य होना चाहिए और उसके बीच में जो अंतर होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो ऐसे समूहों को हम लोग अभाज्य त्रिक या प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। अब चलिए बच्चों हम लोग अभ्यास में प्रवेश करते हैं। प्रश्नावली 4.1। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। ये जो लिखा हुआ है 1 नंबर में 13, 2 नंबर में 19, इस तरह करके जो संख्याएं दी हुई है इसके बीच हमको अभाज्य संख्याएं चुननी है। तो हम लोग 1 से लेकर 100 तक तो हम लोग चुन ही सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे भाग दे करके कोई संख्या अगर किसी से भाग लगती है तो उसे ही पता करके हम लोग इसमें चुन सकते हैं। आसानी से इस पाठ को हम लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पर देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। भाज्य माने जो संख्या समय और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग लगता है, जिसकी परिभाषा हम लोगों ने पढ़ लिया। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे 5 क्या है, ना भाज्य तो नहीं है, अभाज्य है। अब 2 क्या है, ना 12, 2 नंबर में 12 है तो 12 क्या है, ना भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से भी लगेगा, 3 से भी विभाजित होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 12 से भी होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये कई संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो जो संख्या समय और 1 को छोड़ करके दूसरे किसी संख्या से अगर भाग लगती है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो इस तरह से हम लोग भाग देकर ये पता कर सकते हैं कौन भाज्य है। तो जो भाज्य होगा उसको हम लोग आंसर में लिखेंगे कि ये संख्याएं भाज्य है। इस तरह से हम प्रश्न नंबर 2 को कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच
के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। जैसे एक नंबर दिए 1 और 25, 1 से 25 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है उसको लिखना है। आसानी से हम लोग तालिका देख के कर सकते हैं। 2 नंबर में 30 से 45 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है इसको लिखना है। इस तरह से जिसके बीच में अभाज्य संख्या लिखने के लिए कहा गया है उसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए पाठ्य पुस्तक में तालिका भी दिया हुआ है, वहाँ से भी लिख सकते हैं, या आप इसको याद करके भी लिख सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। क्या कह रहा है? 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो 30 से कम जितनी भी भाज्य संख्या है उसको लिखना है। आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। तो 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जैसे एक नंबर है 5, इसको 2 + 3, अब 2 भी अभाज्य है 3 भी अभाज्य है। इस तरह से जिन 2 संख्याओं में तोड़ेंगे दोनों ही अभाज्य होना चाहिए। जैसे हम लोग 12 को तोड़ते हैं तो 12 में क्या होगा? 5 हो गया और 7 हो गया, 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12 होगा और दोनों ही संख्या क्या है? अभाज्य है। इस तरह से हम लोग आराम से इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 6 पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 3 अभाज्य संख्या जिसमें हम लोग तोड़ेंगे उसको, वो तीनों ही संख्याओं का योग जो दिया उसके बराबर होना चाहिए और तीनों ही संख्या जो है अभाज्य होनी चाहिए। जैसे एक नंबर दिया 10, 10 को हम तोड़ रहे हैं 2 + 3 + 5, तो 2 और 3 5 हो गया, 5 और 5 10। तो ये तीनों संख्याएं देखिए 2, 3 और 5 तीनों संख्याएं क्या है? अभाज्य है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 6 को भी आसानी से कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या क्या है? हम लोग परिभाषा में लिख चुके हैं, देख चुके हैं, आराम से कर सकते हैं। अब 20 से अधिक और तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए। अब 20 से और 40 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है सबको लिखना है। ये भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है सहअभाज्य संख्या क्या है? तो हम लोगों ने परिभाषा में देख लिया कि सहअभाज्य क्या है। इसका और जुड़ा हुआ है 5 सहअभाज्य संख्याओं के युग्म लिखिए। सहअभाज्य हमने अभी परिभाषा में दिखाया, तो ये सहअभाज्य माने जिसके बीच में एक को छोड़ करके दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसे युग्म को आपको 5 गो लिखना, 5 जोड़ा लिखना है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि अभाज्य युग्म क्या है? तो हम लोगों ने अभी इसी भाग में परिभाषा को पढ़ा, उसी परिभाषा को लिखना है। आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 जो कि इस पाठ का अंतिम है उसको भी हम लोग जान लेते हैं, भाज्य संख्या क्या है। तो बच्चों हमने अभी इसी पाठ में सबसे पहले हम लोग परिभाषा पर गौर किए और वही परिभाषा आपको यहाँ भी लिखना है। उसके बाद क्या कह रहा है? 10 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। 10 से कम आपका जो भी भाज्य संख्या है उसको आपको लिखना है। आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ कैसे बनी, आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे, बताएंगे। और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। सभी को धन्यवाद। और मेरे चैनल में अगर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पुनः एक बार धन्यवाद के साथ इस पाठ को समाप्त करते हैं।